दौर में हम कसौटी खेलते थे जिसमें एक शख्सियत छुपी होती थी, फिर वो इफ्तिखार आरिफ साहब थे और बेग साहब होते थे और वो 15 सवालों में पूछना होता था। लेकिन मैं एक ही सवाल में शफीक साहब आपसे पूछता हूँ, ये 4 लोग कौन है भाई जो जाके कहते हैं कि साडेल तक हो? 4 लोग आपके सामने ही हैं। ख्वाजा साहब हैं, फिर आपके अब्बासी साहब हैं, फिर आपके शहबाज शरीफ हैं, फिर आपके राना तनवीर हैं। ये अच्छा, हर नहीं ये ग्रुप बनाए हुए ना कि सानू अगे लाओ ना। हाँ। तो ये देखिए ये कानून कुदरत है कि जब आप एब्सोल्यूट पावर चाहते हो ना कि भाई आपके अलावा कोई ना हो, तो फिर क्या होता है, तो फिर लोग नीचे से उठना शुरू हो जाते हैं कि भाई हमें क्यों, अगर एक बंदा करप्ट है, अगर एक बंदे पे इल्जामात हैं तो बाकी पूरा कुंबा क्यों सफर करे, पूरा कबीला क्यों सफर करे। ये कानूनी कुदरत रोज अव्वल चला आ रहा है कि पीछे कबाइल की भी आप देख लें कि अगर कबीले का एक बंदा जो किसी वजह से मातून ठहरा है तो वो आगे आ जाते कि भाई ठीक है इसको मैनेज करें, हमें तो जीने का हक दें। तो ये सिर्फ वही पॉलिसी चल रही है। मुझे राणा साहब आज कमाल लग रहे हैं यार। अच्छा नहीं, ये शफीक उसका शकील का कमाल है ना? नहीं आपकी ड्रेसिंग जो है माशाल्लाह। अच्छा, लगता है कोई खास नुक्ता ऐसे आपने आज अपने आप को तैयार किया? नहीं, मुझे ना आज सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझे यह हुआ कि आज खालिद क्यूम की मेरे आई कांटेक्ट होना है। अच्छा। तो मैं क्यों ना उसे अच्छा नजर आऊं, क्योंकि खालिद क्यूम की टाइयां जो है वो जरा डिफरेंट सी होती हैं, तो मैं कहा आज हम भी कुछ थोड़ा तो आप ऐसा किया करें, रोजाना इनको देख ही लिया करें। आपके भी काम आ जाती है, वहाँ पड़ी होती है। अच्छा यानी आप हमारे नाज़रीन को ये बता रहे कि अक्सर टाइयां मैं आपके इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड बताऊं, वेलफेयर पर यकीन रखता हूं। अच्छा, लेकिन मैं एक बात बताऊं कि मैं अब तक 4 टाइयां जो हैं इस प्रोग्राम के दौरान यहाँ से ले चुका हूँ और वो चारों शफीक अवान की है। ये मैं जो पहन लेता हूँ तो ये कहता है कि ये गिफ्ट हो गई। मुझे लगता है कि जैसे वो कुछ लोग होते हैं ना, किसी सौदे को हाथ लगाए तो वो दुकानदार कहता है तू ही ला जा, तेरा हाथ लगा। और आप भी जानबूझ कर उनकी टाई पहन लेते हैं ताकि फिर ये बाद में आपको मिल जाए। तो वहाँ 4-5 रखी होती हैं कि जो भी पहनना चाहे पहन ले। लेकिन सलमान साहब, ये जो शफीक अवान अभी बात कर रहे थे, पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद इस पर बात करते हैं। नवाज शरीफ का जो मसला है ना, वो बराह रास्त मुंसलिक है महंगाई से। वो लंदन में इस वक्त जो है वो सबसे महंगी प्रॉपर्टी के ऊपर बैठे हुए हैं। उनके भाई शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे हैं, एक पूरी लेन वहाँ पे जो है वो शरीफ फैमिली ओन कर रही है। जरदारी साहब जब वहाँ पे जाते हैं, चर्चिल होटल का पूरा ऊपर अपार्टमेंट पूरा बुक हो जाता है, वो वहाँ पे रहते हैं। आप कह रहे हैं महंगाई को देखें, इनको छोड़ दें। भाई जो वजह है महंगाई की उसको छोड़ दें, तो कैसे आप महंगाई को कर लें? वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत नवाज शरीफ का पत्ता साफ करने पर तुली है। नून लीग में रेस लगी हुई है। पहली सफ में बैठने वाले 4 लीडर्स नवाज शरीफ को हटाकर खुद क़यादत संभालना चाहते हैं। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि चारों नून लीगी रहनुमा किसी से मिलने गए तो कहा कि नवाज शरीफ ने मुल्क के साथ बुरा किया, आप हमारे बारे में क्यों नहीं सोचते। चौधरी फवाद हुसैन का कहना था कि तीनों पार्टियों में आपस में इतनी बदएतमादी है कि हर पार्टी सोचती है कि इनकी आंख झपकने से दूसरी पार्टी डील कर लेगी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ लंदन में इस वक्त सबसे महंगी प्रॉपर्टी पर बैठे हैं और एक पूरी लेन वहां पर शरीफ फैमिली ओन करती है। सलमान साहब, अभी हम रिपोर्ट देख रहे थे और उसमें फवाद साहब की 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो 4 लोग गए और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने बहुत बुरा किया, लेकिन आप हमारे बारे में क्यों नहीं सोचते? देखिए, मुस्लिम लीग नून के अंदर ये सोच और फिक्र आगे बढ़ रही है कि अगर हमने आगे इक़्तिदार की सियासत में जाना है तो उसमें नवाज शरीफ रुकावट बन रहे हैं, उसमें मरियम नवाज रुकावट बन रही है, क्योंकि जो टकराव की पॉलिसी है वो टकराव की पॉलिसी तो इक़्तिदार का रास्ते की तरफ तो नहीं लेके जाती ना, वो तो फिर अपोजिशन की तरफ लेके जाएगी। अच्छा, अब ये भी उनको नजर आ रहा है कि हम यहाँ बैठ के फैसला करना चाहते हैं, हम यहाँ से कोई रास्ता निकालना चाहते हैं, लेकिन लंदन वाले जो है वो हमारे लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। ये वही कैफियत है जो अल्ताफ हुसैन को और एमक्यूएम पाकिस्तान को थी। यानी एमक्यूएम पाकिस्तान कुछ और सोचती थी और अल्ताफ हुसैन साहब वहां पे बैठ के कुछ इस तरह से सोचते थे जो उनका सारा मसला एजेंडा जो है वो पसे पुश चला जाता था। अब इस वक्त उनको लग रहा है कि जो लंदन की क़यादत है वो पाकिस्तान की जो मुस्लिम लीग नून है जो रास्ता निकालना चाहती है उसके लिए रुकावट बन रही है। इसलिए इन लोगों ने कहा कि जनाब अगर नवाज शरीफ साहब को अगर हमने पसे पुश ना किया तो ये तो फिर हमें भी खा जाएंगे और ना हमें इक़्तिदार मिलेगा, ना हम आगे आ सकेंगे। तो अब फिर आगे से देखिए, मरियम ने अपने बेटे को भी तैयार करना शुरू कर दिया कि फ्यूचर पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, तो उन्होंने कहा ये हमारे लिए मसला होगा। इसलिए उन्होंने जाके यकीनी तौर पर ये मैसेज दिया होगा
कि जनाब आप हम पे शफकत फरमाएं, हम पे नजर करम करें, हम आपके साथ खड़े हैं, पाकिस्तान में बैठ के एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। लेकिन बात वही है जो बात पहले हो चुकी है कि कोई ढील नहीं होगी और कोई ढील नहीं होगी। क्योंकि देखिए, अगर आपने आगे बढ़ना है तो करें सियासत, आपको किसने रोका है? लेकिन यह तो नहीं हो सकता कि पहले आपके साथ मामलात तय हों और फिर उसके बाद आपको लॉलीपॉप दिया जाए और फिर लंदन बैठी क़यादत जो है वो अगली फ्लाइट से बैठ के पाकिस्तान आ जाए। क्योंकि एक बड़ा मसला है, मैं आपको बताऊं, अगर सियासत का कमांड जो है वो नवाज शरीफ के पास होना है तो यहां से जो कुछ होता है हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? फैसले तो उन्होंने करने। तो इसलिए जब तक पीएमएल-एन के अंदर यह बुनियादी फैसला तय नहीं होगा कि भाई क़यादत किसके पास है, फैसले की ताकत किसके पास है, पाकिस्तान में बैठी हुई क़यादत कितनी ज्यादा अपने आप को ताकतवर बनाती है, ये है चैलेंज। अगर उससे वो निकल सके तो बड़ी आगे बात चल सकेगी, वरना तो कुछ नहीं होगा। ठीक, खालिद साहब, ये आप सुना है चर्चिल होटल में ठहरे थे जाके यूसुफ रजा गिलानी मैं तो के उस साथ। वक्त प्राइम मिनिस्टर थे सईद यूसुफ रजा गिलानी, हाँ। तो उनके साथ हम कुछ जर्नलिस्ट गए थे, कुछ लाहौर से भी थे, ज्यादा तो इस्लामाबाद से होते हैं। ठीक। तो हमें भी इसी चर्चिल होटल में किस तरह गए? जो है वो हम प्राइम मिनिस्टर के साथ डेलीगेशन में थे। आप क्या समझ रहे हैं, पहले हाँ, थे? तो उस तरह इसी चर्चिल होटल में जिनका चौधरी फवाद साहब ने जिक्र किया, यहाँ पर ही में ठहराया गया था। तो उसके बाद भी ये इतलात आती रही कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है अब वो चर्चिल होटल में रिहायश पजीर रही है। जो ये चर्चिल होटल है जहाँ पे आप जाके ठहरे थे, जिसका फवाद साहब ने भी जिक्र किया, कोई बहुत आलीशान किस्म का काम लगता है मुझे। नहीं, बड़ा अच्छा और बड़ा पुराना होटल है और वहाँ पर जो है वो जाहिर है उनके कोई किसी न किसी तरह उनके लिंक्स होंगे, कोई मामला तो होंगे जिस वजह से वहाँ पर ही जो है ये तो है, लिंक्स तो होते ये हैं। मेरे ख्याल है राणा साहब, मुझे लग रहा है कि 4 के एव्स 4 हाँ, ये कोई बार्टर गेम लग रही है। बार्टर गेम है। देखिए, सियासत में लेन देन होता था, सियासत में ब्लैकमेलिंग होती थी, सियासत में कुछ लोग कुछ दो होता था, लेकिन बार्टर सिस्टम आ गया है। हाँ। वो 4 कर दो, 4.5 ले लो, 4 ले लो, तो ये बिल्कुल। क्या सियासत हो रही है कि तमाशा हो रहा है? बिल्कुल। अच्छा देखिए शफीक साहब, अभी पिछले कुछ दिन पहले ना ख्वाजा आसिफ साहब ने असेंबली में एक तकरीर की, मैंने वो तकरीर देखी है। उसमें उन्होंने कहा कि इस कौम के 20 करोड़ अफराद जो हैं भूखे मर रहे हैं और आप अरबों रुपए की शादियां कर रहे हैं। खुदा का खौफ करें, ये मुल्क जो है किस तरफ जा रहा है और इसमें जहां पे लोग भूखे मरते हो आप करोड़ों अरबों रुपए लगा देते हैं शादी पे। मैंने कहा यार ये क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? फिर मुझे याद आया कि ओहो अभी शादी हुई है, अभी तो जुनेद सफदर की शादी हुई है और उसमें जोड़ों का जिक्र और उसमें वो सारा कुछ वो हुआ। तो जो सूरत हाल ये 4 वाली है ना, ऐसा लगता है कि अब वो लोग अपना रास्ता अलहदा कर चुके हैं। और दूसरी चीज़ ये कि कोई ये कहे कि जी मुस्लिम लीग नून का बहुत बड़ा वोट बैंक है, मियां नवाज शरीफ साहब का बहुत बड़ी लेगेसी है, बिल्कुल है, बड़ा वोट बैंक होगा। लेकिन हमने माजी के अंदर बड़ी सियासी जमातों को तबाह होते नहीं देखा शफीक साहब। तहरीक इस्तकलाल का जलसा होता था तो जाम हो जाता था शहर, असगर खान साहब बाहर निकलते थे तो जाम हो जाता था शहर। पीपल्स पार्टी लाहौर के अंदर खंबा खड़ी करती थी तो उसके मुकाबले पे कोई नहीं होता था। वेयर इज पीपल्स पार्टी इन पंजाब नाउ? सर अब वो जाम तो नहीं है, अलबत्ता ये जाम हो जाता है कि ये सियासी क़यादत जाम हो जाती है, बिल्कुल जाम वो हो आगे जाती नहीं है। निकलती। आजकल हमारे कुछ दोस्तों को बड़ा शौक चढ़ा हुआ है लंदन जाने का और नवाज शरीफ साहब से मुलाकात का। हमारे दोस्त सुहेल बड़ाई साहब जो हैं वो भी लंदन गए और उसके बाद उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने आके जो एक टीवी तबसरा मैंने सुना, उन्होंने कहा मेरा अपना तजिया ये है कि नवाज शरीफ साहब कम से कम 3-4 माह से पहले पाकिस्तान आने के बारे में कोई इरादा नहीं रखते। यानी वो जो एक पूरी बनाई गई थी ना कि जी नवाज शरीफ साहब अगली फ्लाइट के बस मुंतजर है, यहाँ से ग्रीन सिग्नल मिलेगा, अगली फ्लाइट पकड़ेंगे, पाकिस्तान आ जाएंगे। और ये भी मैं आपको बताऊं, इसके पीछे भी एक बैकग्राउंड है। जब उनको लगा कि उनकी कुछ चादर खींचने की कोशिश कर रहा है नवाज शरीफ साहब को, तो ये जो उनकी आमद का जो शोशा था ना शफीक साहब, ये इसीलिए छोड़ा गया था कि नवाज शरीफ साहब इंटैक्ट हैं और वो आके पार्टी मामलात को चलाएंगे। तो अभी भी जो नवाज शरीफ के हामी है ना, वो बार बार इस तरह की केसेट चलाते हैं कि जनाब नवाज शरीफ बस अगली फ्लाइट से आ रहे हैं ताकि पार्टी भी इंटैक्ट रहे और नवाज शरीफ की क़यादत भी इंटैक्ट रहे। लेकिन पीछे जो कुछ हो रहा है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। राणा साहब आप देखें जो आखिरी तस्वीर आई है नवाज शरीफ की सुहेल बड़ाई के साथ, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, चाकू चौबंद है, लाल सुर्ख चेहरा और वो बीमारी के जो आसार वो भी गायब हो गए ना। तो ये या तो ये किसको अपने आप को धोखा दे रहे हैं या कौम को धोखा दे रहे हैं। तो ये बीमारी का ढोंग छोड़ें और उन्हें कहें मैंने वहाँ रहना, या फिर अपना वापस आ जाएं। और फिर ये देखें ये जो आप कहा ना कि भाई ये 4 लोग जो हैं, पहले आप मिसाल होती थी कि जब कोई तूफान आता था चूहे जो है वो जहाज से पहले छलांग लगा देते हैं। अब चूहे कह रहे हैं कि हमें तो नहीं निकलना, 4 चूहे जो एक्स्ट्रा लगेज उसको उतारो। अब एक्स्ट्रा लगेज जो 4 लोग हैं उनको उतारना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि भाई इधर देखो
ये जहाज अभी चलने के काबिल है, इसमें काफ़ी अपना पोटेंशियल है और ये चल सकता है। तो इसके बाकी जो मुसाफिर जो इसका हम कप्तान चेंज कर लेते हैं तो इधर ताउन करें। बिल्कुल। ये अगर ये चीज़ मुस्लिम लीग नून में आ गई है तो ये ज़ाहिर है उनको भी पता होगा। और सुहेल वड़ाई साहब माजर के साथ वो बात करते हैं, लेकिन ना वो कोई वाज़ेह बात नहीं करते। वो गए, मुलाकात हुई, लेकिन उन्होंने गोल मोल बात की जा रहा, साफ़ी पूरा दूसरा बात नहीं करता। लेकिन जो उनकी तस्वीर ने एक भंडा फोड़ दिया है कि मियाँ साहब बीमार नहीं है, कुछ भी है बीमार नहीं है। और सुहेल वड़ाई साहब ने कहा कि मैं उनसे मिला हूँ तो मुझे मेरा अंदाजा ये हो रहा है कि वो उनका कोई मूड नहीं है अभी फिलहाल आने का 3-4 माह नहीं। उन्होंने बताया राणा साहब कब आना, उन्होंने बताया कि वो इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब आएंगे, अभी फिलहाल आने का इरादा नहीं है। और आप जिस तरह ये चार के टोले की जो बात हो रही है शफीक साहब ने जो की है, मैं आपको बताऊं कि ये पहली बार शफीक साहब नहीं हो रहा। ये जब नवाज शरीफ साहब डील करके सऊदी अरब चले गए थे तो उस वक्त भी ये जो 4 का टोला है ये गैर मुतहरक हो गया था और गैर फाल हो गया था नून लीग की सियासत में। और चारों का तल्लक जो है अब वो मफाहमत वाली जो शहबाज शरीफ वाली सोच है उनसे तल्लक है। और एक मीटिंग में तो निजी मीटिंग के अंदर जब ये पीछे नवाज शरीफ साहब जब नहल हुए तो उनकी जगह पर एक बार राणा तनवीर साहब का नाम आया। तो एक निजी महफिल में एहसन इकबाल साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि देखिए कि हम समझते हैं कि इस पार्टी के अंदर पढ़े लिखे लोगों को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की कभी कोशिश नहीं की जाएगी। तो ये हमेशा मुतरक रहते हैं कि पहली बार ये नहीं हुआ। ख्वाजा साद रफीक आपने देखा 2018 के इंतखाबात में वो तो PTI के साथ राब्ते में थे और पंजाब की सदारत हासिल करना चाहते थे। इस 4 में ना ये जो खालिद से माना दिया है, ये जो 4 लोग हैं ये किन चारों को हटाना चाहते हैं? मरियम, नवाज शरीफ, हमजा और शहबाज शरीफ। यानी उनको अब शहबाज शरीफ कबूल नहीं है। उन्हें पता है कि अगर नवाज शरीफ तो इस वक्त हैं वो उनको साज याफ्ता हैं, शरीफ फैमिली, फिर अपना आपके मरियम नवाज भी हैं और फिर शहबाज शरीफ केसेस हैं और हमजा केसेस। ये नहीं चाहे, वो नहीं चाह रहे कि अगर उनको हम अपना एग्जोनरेट करते हैं तो ये इन आज इनके थोड़े केसेस हैं। इसलिए वो ठीक कहा सलमान साहब ने, अदर देन शरीफ फैमिली वो चाहते हैं हमसे कुछ चुनो। बिल्कुल। इसका मतलब तो ये हुआ कि मुस्लिम लीग नून में एक किस्म की बगावत जो हम दबी खबरें थी अब वो क्लियर होकर सामने आ गई कि बगावत हो चुकी है। अगर फवाद साहब ये कह रहे हैं कि 4 लोगों ने कहीं कहा, अब वो जो किससे कहा ये भी कोई बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई ना, ये भी बात सामने आ जाएगी। वहां पर ही कहा जहां से सियासतदान ताकत लेते हैं तो वहां पर ही कहा। अच्छा, तो लेकिन ये कि अब ये बात तय हो गई कि ये लोग अगर एक्सपोज हो गए हैं तो इसका मतलब ये कि मुस्लिम लीग नून में जो दरार है जो अभी तक खबरों में दबी खबरों में थी अब वो क्लियर होके सामने आ गई है। मुस्लिम मैंने इसकी पूछा मुस्लिम लीग नून से ये की तुम कर रहे हो 4 निकाले और हमें जगह दी, क्या है? कह रहे यार हम बगावत नहीं कर रहे हैं, हम अपना रास्ता तलाश कर रहे हैं। जो सियासी पार्टी होती है ना, सियासी पार्टी अपना रास्ता तलाश करती है। हमको ब्लॉकेज नहीं लगाना चाहते। हमारी एंटिटी है, हमारी 2nd लार्जेस्ट पार्टी है हम पार्लियामेंट में, और हम पंजाब और पहले हम पूरे मुल्क की बड़ी पार्टी थे। तो हम कोई ब्लॉकेज नहीं कर रहे, हम के खिलाफ साजिश नहीं कर रहे। ठीक है, नवाज शरीफ रहें, शहबाज शरीफ रहें, हमजा रहें, मरियम रहें, सदा रहें, लेकिन हम अपनी पार्टी के लिए रास्ता निकाल रहे हैं कि सियासी पार्टी जो है वो शख्सियात के मुरूनी मिन्नत ना हो। वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नवाज जो है नवाज, शहबाज, हमजा या मरियम के नाम से ना चले, वो एक सियासी पार्टी के मैंने कहा इस आपके सोच शायद कितने लोग हैं? उन्होंने कहा बड़े ओवरवेलमिंग लोग हमारे साथ सोच के हैं। इसमें मैं सिर्फ छोटी सी बात जो शफीक ने की उसमें ऐड कर दूं, ये जो 4 का टोला है ना, ये पूरी पार्टी को मैसेज दे रहा है कि देखिए अगर हमने अपने आप को रिविजिट ना किया ना तो फिर हमारे मुकाबले में पीपल्स पार्टी खड़ी हुई है। और वो बताते हैं कि जी पीपल्स पार्टी के मामला देखिए, पीपल्स पार्टी को स्पेस मिल रही है, तो इसलिए भी हमें अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। अगर हमने ये रोल प्ले ना किया तो कहीं मुतबादल हमारी मुकाबले में कहीं पीपल्स पार्टी ना आ जाए। तो वो एक ड्राउना जो है ना, जिससे आपको पता ही है कि MP MNA की अक्सरियत जो है वो तो चाहती है कि मफामत के साथ इंतखाबात में जाया जाए। उनको पता है कि टकराव की सियासत से कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसलिए मुझे लगता ही है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर अब जैसे खालिद क़य्यूम साहब कह रहे हैं कि जी सुहेल वड़ाई ने कहा है कि वो आएंगे इलेक्शन से पहले। अच्छा, इलेक्शन से पहले कैसे आएंगे? इलेक्शन से पहले आने से पहले जो इतनी खिचड़ी पकी हुई है उसको किस तरह से वे आउट निकालेंगे? सवाल है सलमान साहब, ये इस सवाल का जवाब ये है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं ये 4 के टोले का रास्ता रोकने के लिए इलेक्शन से पहले आएंगे। अगर वो ना आए तो फिर इनको फिर मौका मिलेगा। एक और वजाहत कर दूं मैं, हम 4-4 की बात कर रहे हैं, ये असल में 4 और 4 8 हैं, 2 टोले हैं। एक टोला जो है जी वो इधर का है और एक टोला शरीफ फैमिली का, और दूसरा 4 टोला जो ऊपर मिल रहा है कि भाईजान साढ़े हम भी हैं। अगर आप उनको माइनस कर रहे हैं तो हमें एस पार्टी, एस सियासी पार्टी, सियासी कुव्वत माइनस ना करें।
हम हैं डिलीवर करने के लिए आपके मुताबिक। तो ये चौका है ना, एक चौका जो है वो शरीफ फैमिली और दूसरा चौका है जो जिन्हें मुलाकात की है। तो ये दो मुख्तलिफ चौके हैं। अच्छा, लेकिन ये कोई अननेचुरल भी नहीं है। जिन लोगों ने सियासत करनी है वो क्यों अपने सर पे उन लोगों का बोझ रखें जिनके मुतालिक उनकी ये राय हो कि भाई ना उनका कोई यहाँ पे अभी स्टेक रहा पाकिस्तान में, बेटे मियाँ साहब के बाहर सेटल हो गए, वो पाकिस्तानी पासपोर्ट लेना भी नहीं चाहते, वो कहते हैं हम पाकिस्तान आना भी नहीं चाहते। मियाँ साहब जो हैं वो माशाल्लाह हशाश बशाश वहाँ बैठे हुए, सिर्फ ये कि वो हुक्मरानी करने के लिए यहाँ आएंगे और जेलें भुगतने के लिए ख्वाजा आसिफ, साद रफीक ये लोग रह जाएंगे। तो नेचुरल है भाई, उन्होंने सियासत करनी है तो उन्हें आगे आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब एक चीज़ और मैं शेयर करना चाह रहा था। कल पुराने दो दोस्त उनका आपस में राब्ता हुआ, बड़े गिले शिकवे हुए और उन्होंने कहा कि आपने हमेशा हमारे साथ बड़ी बेवफाई की है। तो उन्होंने कहा कि जनाब आपने भी तो आगाज़ में जो है आप पीपल्स पार्टी को कॉर्नर कर दिया था। मतलब मैं बात कर रहा हूँ दो पुराने दोस्तों की, मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी साहब के। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सियासी राब्ते जितने मर्जी शफीक साहब बहाल हों, तय यही है कि पीपल्स पार्टी ने अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलहदा रखनी है। देखिए पीपल्स पार्टी को आप ठीक है, मैं ख्याल है कि यूं साहब से अपना इत्तेफाक करता हूँ, वो काफ़ी हमदर्द है पीपल्स पार्टी के। पीपल्स पार्टी ने अपने एक नज़रिया रखा है, अपने एक सिमत रखी है। कभी उसने अपने आप को अगर इसमें कोलेशन में गई है ना मुस्लिम लीग नून के साथ, तो फिर भी उन्होंने अपनी एक शनाख्त रखी है। और जरदारी साहब अपनी एक शनाख्त रखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि वो तफैली बने PDM के, मौलाना फजल रहमान के या नवाज शरीफ के। नवाज शरीफ ने उन्हें माजी में भी धोखा दिया और उसका वो बड़ा इजहार भी कर चुके हैं। और आपको पता है कि एक PDM की मीटिंग में उन्होंने कहा हम यहाँ जद्दोजहद कर रहे हैं तो मियाँ साहब खुद है ना यहाँ पे, हम यहाँ कोड़े खाएं, हम यहाँ जेलें भुगते और मियाँ साहब वहाँ बैठे, यहाँ आगे क़यादत करें। इस पर मुस्लिम लीग नून का जो एक वो शरीफ ब्रिगेड है वो सीख पा हो गया, ये क्यों कह दिया। बात तो उनकी ठीक थी। तो अभी ये सियासत आगे है इलेक्शन के लिए 2023 के, तो सारी सियासत उसलिए हो रही है। और क्या जरदारी साहब चाहेंगे कि अगले इलेक्शन में वो मुस्लिम लीग नून का अपने दाग लेके जाएं। जो वर्कर है ना जियाला पीपल्स पार्टी का और जो टिकट होल्डर है, वो कहते हैं कि हम जितने मुस्लिम लीग नून के करीब होंगे या PDM के करीब होंगे उतना आवाम हमसे दूर होंगे, क्योंकि ये नेगेशन है। ये जो है ना पीपल्स पार्टी की सियासत, मुस्लिम लीग नून की सियासत और इसकी सियासत फजल रहमान की सियासत, ये नेगेशन है जियालों की। और जो इनके टॉप लीडर हैं उनके नेगेशन है, यानी इनकी मुखालफत करेंगे तो फिर लोग इस तरह तवज्जो देंगे, क्योंकि घुट्टी में पड़ा हुआ है ना। जो कि नवाज शरीफ ने किया, बेनज़ीर के साथ किया, जो कि उन्होंने अपना गए ज़ियाउल हक के साथ गए, जो उन्होंने रिडिक्यूल किया ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को, फिर जो उन्होंने अपने इनके साथ किया अपना लॉन्ग मार्च में देख लें और थ्रू आउट देख लें। फिर बात नहीं करना चाहते, बात आगे निकल जाएगी। जो बेनज़ीर के जो उन्होंने तस्वीरें दी और फिर जो उन्होंने खिताबात से नवाजा, क्या जरदारी बलोच है और बलोच अपना दोस्ती और दुश्मनी नहीं भूलता। और ये उससे हट के अब उन्हें पता है कि सियासत जो करनी है वो मुस्लिम लीग नून की मुखालफत करनी है, PDM की मुखालफत करनी है। जितना गंदा PDM ने पीपल्स पार्टी को कर दिया था, अगर अब भी वो जाते हैं तो फिर तो जाला पिछले 17 सीटें मिल गई, इस बार शायद उससे भी कम मिलेंगे। सलमान, जो जरदारी साहब ने PDM के इजलास में तकरीर की थी, तकरीबन 4 लीगी रहनुमाओं का भी मौक़िफ़ वही है कि भाई अगर आपने सियासत करनी है तो आए पाकिस्तान में आके फेस करें। जरदारी साहब ने भी PDM के इजलास में आपको याद होगा तो यही कहा था कि हम आपके लिए क्यों चारा बने भाई। देखिए बहुत से लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तानी सियासत के ये 2 जादूगर हैं, जरदारी साहब भी और फजलुर रहमान भी। अच्छा, जो जादूगर है ना, तो जादूगर कभी किसी को अपने ऊपर बालादस्त नहीं होने देता। जरदारी साहब क्यों चाहेंगे कि फजलुर रहमान उनके ऊपर बालादस्त हो और वो फजलुर रहमान के एजेंडे को टो करके आगे बढ़े। वो तो चाहेंगे कि अगर फजलुर रहमान उनकी बालादस्ती को कबूल करना चाहते हैं तो आगे लग जाए। लेकिन मसला ये हुआ कि फजलुर रहमान ने कहा नहीं जी मैं तो बड़ा चैंपियन हूं आपसे, इसीलिए उन्होंने PDM से आके दबंग तरीके से कहा जी हम पीपल्स पार्टी को और अवामी नेशनल पार्टी को बाहर निकालते हैं, और निकाल दिया उन्होंने। अब मसला ये है कि उनको फजलुर रहमान को अंदाजा ये हो रहा है कि भाई हम यहाँ PDM को PDM करते जा रहे हैं, PDM का नीचे से जनाजा निकलता जा रहा है, पीपल्स पार्टी का उभार होता जा रहा है और पीपल्स पार्टी अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस जो है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। तो इसलिए वो दोनों मुलाकात हुए। अच्छा, दोनों ने मुलाकात में क्या कहा, गिले शिकवे किए, सब कुछ कहा और कहा कि हम इकट्ठे चलते हैं। लेकिन जरदारी को पता है इकट्ठे चलने में नुकसान क्या है। उनको पता है जब इकट्ठे चलूंगा तो फजलुर रहमान की जो टकराव की पॉलिसी है, यानी 2013 से लेके 2022 आज तक फजलुर रहमान का तो सिर्फ एक पत्ता काम कर सका ना, वो KPK का बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरला। अभी दूसरा मरला जब होगा पता चलेगा ये पत्ता जो है कितना ज्यादा असर दिखाता है या नहीं दिखाता। तो इसलिए फजलुर जरदारी साहब किसी भी सूरत में फजलुर रहमान की सियासत में ट्रैप नहीं होंगे। वो अपना रास्ता खुद निकालना चाहते हैं और उनका टारगेट जहां इधर नून लीग है
उधर वो फजलुर रहमान भी है। वो चाहते हैं कि ये दोनों जो है ये आइसोलेट रहे और वो अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट करें मुतबादल फोर्स के तौर पर। वो कितना कर सकते हैं वो भी आने वाला वक्त साबित ठीक करेगा। है खालिद साहब, सियासत जो है बड़ी बेरहम गेम है और इसमें कहीं कोई नरमी की गुंजाइश नहीं होती, रहम की कोई नहीं होती। पीपल्स पार्टी को एक स्पेस तो मिली बहरहाल, तो क्या मौलाना फजल रहमान साहब के मोहब्बत की ख्वाहिश में जरदारी साहब इतने भोले हैं कि वो स्पेस गुआ देंगे? अच्छा, पहले तो राणा साहब मैं बताऊं कि ये मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी में कभी राब्ते ख़त्म नहीं हुए, क्योंकि वहाँ दोनों के दरमियान हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर कयूम सुमरो, तो उनकी तो ड्यूटी ही यही है कि दोनों के दरमियान जो है अगर बराह रास्त उनका आपस में राब्ता ना भी हो, फ़ोन पर बात ना हो, मुलाकात ना हो, तो डॉक्टर कयूम सुमरो के ज़रिए उनके रवाबत जो हैं अब वो पैगाम रसानी जो है अब वो हमेशा जारी रहती है। और देखिए कि पीपल्स पार्टी ने जब PDM से निकाला गया तो उसके बाद पीपल्स पार्टी ने तो अपनी सियासत को मनवाया, लेकिन PDM की सियासत जो है वो पार्लियामेंट के अंदर भी अब वो नहीं जाना चाहते थे, कोई रोल अदा नहीं करना चाहते थे और सेनेट के इलेक्शन में नहीं जाना चाहते थे, ज़िमनी इलेक्शन में नहीं जाना चाहते थे, इस्तीफ़ों की तरफ जाना चाहते थे। तमाम मामलात में PDM को नाकामी हुई और फिर उनको जो है वो पीपल्स पार्टी की सियासत जो है उसको फॉलो करना पड़ा। और अब भी देखिए जो पार्लियामेंट के अंदर रोल की बात हो रही है, जो पीपल्स पार्टी पहले दिन से कर रही थी, अब नून लीग और PDM जो है वो पीपल्स पार्टी से भी ज़्यादा बढ़कर जो है पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के ज़रिए तब्दीली लाने की जो है वो बात कर रहे हैं। और PDM का जो इजलास हो रहा है अगला 25 जनवरी को, तो उसके एजेंडे पर वो पार्लियामेंट का रोल जो है वो लेकर आ रहे हैं। तो देखिए, लेकिन इसके बावजूद अब PDM जो है मौलाना फजल रहमान चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी वापस आए PDM में, लेकिन पीपल्स पार्टी मैं समझता हूं कि PDM में वापस नहीं जाएगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछ रहा था, ये जो इन्होंने कहा फजलुर रहमान जो है वो ये चाहते ही है कि जी PDM जो है PDM में पीपल्स पार्टी की वापसी हो। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ किस शराइत पे पीपल्स पार्टी को क्या मिलेगा उससे? देखिए बात यह है कि ये ना PDM में वापसी वाला तो किस्सा पारीना हो चुका। पीपल्स पार्टी को जो स्पेस मिल गई और जो 4 लोगों की बगावत हो गई और उसके बाद मुस्लिम लीग नून जो है वो तकसीम होती हुई नज़र आ रही है, उसमें तो पीपल्स पार्टी को इतनी बड़ी स्पेस नज़र आ रही है कि अगर फ़र्ज़ करें कि मुस्लिम लीग नून तकसीम हो जाती है तो उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जो है वो पीपल्स पार्टी बन जाएगी। और डेफिनेटली अगर उनके अंदर बगावत होती है तो पंजाब के अंदर भी पीपल्स पार्टी को स्पेस मिल जाएगी, खासतौर पर साउथ पंजाब के अंदर। उन्होंने किसी हद तक खासा काम भी कर लिया इसके ऊपर। सो आसिफ अली जरदारी, ये देखें सर, सियासत जो है ना ये बड़ी बेरहम होती है। ये अपने सगे भाइयों के गर्दनें काट के तश्तरी में सजवा के अपने सामने पेश करवा देती है, अपने प्यारों को जेल में फिकवा देती है, उनकी आंखें तक निकलवा देती है। तो इस बेरहम गेम के अंदर, और आसिफ अली जरदारी से ज़्यादा सियासी तौर पे बेरहम आदमी कोई नहीं है। उन्होंने अपने आगे बढ़ने के लिए पीपल्स पार्टी और भुट्टो के फलसफे को तबाह कर दिया सिर्फ अपनी सियासत के लिए। तो जो इतने सतह पे, और मौलाना फजलुर रहमान किसी से कम बेरहम नहीं है। अगर आज आप उन्हें कश्मीर कमेटी दे दें तो आप देखिएगा कि उन्हें सुकून मिल जाएगा और उनका रहम आ जाएगा उनके अंदर मुल्क की सियासत के हवाले से। राणा साहब, KP में बल्दियाती इंतखाबात में अच्छे नताइज मिले हैं तो उनकी सोच बदल गई है। वो तो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की कोई सियासत में मुदाखलत नहीं रही। बिल्कुल राणा साहब, ये फजल रहमान साहब ने गिला किया है जरदारी साहब से कि आपने बेवफाई की। आप शायर आदमी है, बेवफाई तो होती है प्यार मोहब्बत इश्क में, सियासत में कहाँ वफार बेवफाई आ गई। वो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये तो बेरहम गेम होती है। वैसे ये जरूर है कि बेईमानी के कामों में बेईमानी नहीं करनी चाहिए, लेकिन चूंकि ये गंदा है और धंधा है तो इसमें तो फिर सारा कुछ चल रहा है। साहब, दोनों अपने मफाद पर कभी कंप्रोमाइज नहीं करते। ये लाड़काना की जो नशिस्त थी, जो GDA पर जहाँ ज़िमनी इलेक्शन हुआ, वहां पर मौलाना फजलुर रहमान ने अपोजिशन में रहते हुए पीपल्स पार्टी की मुखालफत की। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। अब बात कर रहे थे ये 4 मुस्लिम लीगी जिन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ में बगावत बुलंद किया है, तो अब मेरा थीसिस तो ये था कि चूंकि वो अब बगावत का कर चुके तो अब वो वापसी मुमकिन नहीं है। अब तो धड़े क्लियर हो गए मुस्लिम लीग नून में। ये देखिए, बहुत बड़ी एक जंग है मुस्लिम लीग नून लंदन में और मुस्लिम लीग नून लाहौर में।
ये दो मुख्तलिफ धड़े हैं, इनके साथ मुख्तलिफ इनकी पार्टी के लॉबीज हैं और वो बड़े अया हैं। आप देखिए कि कल ही खाकान अब्बासी साहब ने मोहम्मद जुबैर के बयान को ओन करने से इनकार कर दिया। फिर इसी तरह मोहम्मद जुबैर साहब कह रहे हैं कि मरियम होगी वजीर आजम, वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ होगा। तो मेरे ख्याल है कि जो हैं नवाज शरीफ साहब, अब जबकि वो हर तरफ से उनको जिसको कहते हैं, अब लंदन ने भी कह दिया होम ऑफिस ने कि जी आप जाएं निकले, आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं वो नहीं साबित करती कि आप बीमार हैं। तो इस वक्त एक बहुत बड़ा क्राइसिस वहाँ पड़ा हुआ है कि अगर उनको वापस लाते हैं तो किस हैसियत से लाते हैं। और यहाँ जो धड़े डिवाइड हो गए हैं और आके मुख्तलिफ बयान दे रहे हैं, आपको पता है कि वो तो बॉयकॉट एक दूसरे का है। जहाँ शहबाज शरीफ जलसे पे जाते हैं, मरियम नहीं जाती, जहाँ मरियम जाती है शहबाज शरीफ नहीं जाता। मीटिंग्स का भी यही हाल है। तो वो जब मसला पता क्या होता है, जब आप मोरस की सियासत करें, खानदानी आपने जागीर बनाई होती है, आप बादशाहत में जाते हैं, तो फिर ये वो जो होते हैं, ये झगड़े होते हैं कि जी मेरा बेटा आएगा या मेरी बेटी आएगी। ठीक, मैम ये बताइए क्या आपको क्या सियासी नक्शा क्या नजर आ रहा है मुस्तकबिल का मुस्लिम लीग नून का? ये मुस्लिम लीग नून का सियासी नक्शा तो मिट गया था जब हम आए थे 2018 में। ठीक है, उनका वोट बैंक है, लेकिन चूंकि उन्होंने एज एन ऑपोजिशन, हमेशा से हम कहते थे कि ये फ्रेंडली ऑपोजिशन है, इनको ऑपोजिशन करनी नहीं आती, ना मुस्लिम लीग नून को ना पीपल्स पार्टी को। वही हुआ, जब टेस्ट आया तो मौलाना फजलुर रहमान के कंधे पे चढ़ गए। जब कंधे पे चढ़े तो आपको पता ही है क्या हुआ दिसंबर में, जब इन्होंने कहा था जी लॉन्ग मार्च होगा, हम मीनारे पाकिस्तान में आर पार कर देंगे, पार हो गए, पाश हो गए। उसके बाद इन्होंने कहा जी सेनेट को बाइकआउट करेंगे, नहीं हुआ। उसके बाद कहा था इस्तीफे मुंह पे मारेंगे, इस्तीफे जेब में चले गए। उसके बाद कहा था मुजाहरे करेंगे, मुजाहरे नहीं हुए, जलसे करेंगे, जलसे नहीं हुए। अब तो कॉर्नर मीटिंग भी नहीं होती क्योंकि सारे लोग डिवाइडेड। अच्छा भाई, ये मुझे बताइएगा, कल फजलुर रहमान साहब और आसिफ जरदारी साहब का आपस में राब्ता हुआ। सियासी राब्ते तो जारी रहते हैं, वो तो दरवाजे बंद नहीं होते, लेकिन क्या आप ये समझती हैं कि अब पीपल्स पार्टी पीडीएम के दोबारा ट्रैप में आ सकती है? देखिए, ट्रैप तो ये एक ही है, ये एक है। हम हमेशा से 11 साल पहले भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा था इकट्ठे हो जाएंगे, और लोगों को पता चल गया कि ये हैं इकट्ठे। अब चूंकि इनको सारी उम्र की आदत है कि जी इन्होंने एक दूसरे को ब्लैकमेल करना है, तो वो अब कोई पत्ता इनके हाथ में, कोई पत्ता उनके हाथ में है, एक दूसरे को भी ये धोखा देते हैं। ये भी हमने देख लिया, और आपस में भी इनकी लड़ाइयाँ हैं। तो इकट्ठे हो जाएं, जो मर्जी कर लें। मतलब ये इकट्ठे हो गए थे खैबर पख्तूनख्वा में, हमें तो कहते हैं कि जी आपकी क्या शिकस्त हुई। इनको देख लें इकट्ठे होके क्या मिला, एक को 1 सीट मिली, एक को 3 सीटें मिली, और एएनपी को सीटें आप मिला के 8 सीटें सिर्फ मिली हैं इनको, जो 3 बड़ी पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत कर चुकी हैं। तो इनका इकट्ठे होके और भी बुरा हाल होता है, तो इनका कोई मुस्तकबिल नहीं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया हमसे बात करनी थी अंदलीब अब्बास साहिबा। और उसके हवाले से 2-3 चीज़ें जो थी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं चाह रहा था कि जो सानिया मरी के हवाले से सलमान साहब, खालिद साहब, शफीक साहब, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो तैयार हो गई है, वज़ीर आला को पेश कर दी जाएगी। उसमें इंतज़ामिया को ज़िम्मेदार करार दिया गया है। जो सिफारिशात हैं उसमें उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तामीरात जो हैं वो गिराए जाए, होटल्स मॉल जो हैं वो बंद करने की सिफारिश की गई जो गैर कानूनी तौर पर तामीर हैं। शफीक साहब, मैं ये समझता हूँ कि तहकीकात के बाद, मैं बल्कि आपसे पूछ रहा हूँ, तहकीकात होती हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आती है। बात यह है कि ये वज़ीर आला पंजाब का भी एक इम्तहान है कि वो अब इन तहकीकात के नतीजे में ज़िम्मेदारों को कटहरे में लेके आए। देखो राणा साहब, ये जो अपना जब तक जो ज़िम्मेदारान को कटहरे में नहीं लाएंगे तो फिर जब उस वक्त तक कोई इसका सदबाब नहीं होगा। आप देखें मरी में, देखें मरी की मशरूम ग्रोथ हुई है। हमने अक्टूबर का ज़लज़ला देखा, उसमें कितना नुकसान हुआ। खुदा न खास, अल्लाह न करे मेरे मुँह में खाक, अगर दोबारा कोई ऐसा वाक़या हो जाए तो मरी तो बिल्कुल अपने एक पैच पे खड़ा हुआ है। अल्लाह सबको महफूज रखे। तो इससे पहले कि हम किसी और बड़े अपना डिजास्टर की तरफ जाएं, जो बिल्डिंग की जो गैर कानूनी बनी हुई है, जो प्लाजा बने हुए हैं, अब देखिए मरी एक हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन की ज़मीन जो है वो इतना ताकतवर उसमें नहीं होती जितनी कि ग्राउंड पे होती है। तो बजाय इसके कि हम कल को और डिजास्टर देखें, अल्लाह ना करे, तो आप जो नाजायज़ बिल्डिंगें बनी हुई हैं, मॉल बने हुए हैं, उनको आप अपना गिराएं, या फिर सुप्रीम कोर्ट खुद नोटिस लें
ये तो सिफारिशात तो आ गई हैं, बिल्कुल अब ठीक है। सिफारिशात पे आगे अमल होने की बात, जब तक इसमें अमल नहीं होगा तब तक इसके ये स्पोर्ट को कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक फिर आप देखें सबसे बड़ा वो इंतजामी खामी थी, यानी वो हमारा आपके जो बर्फ़ हटाने वाले इक्विपमेंट था वो एक जगह खड़ा था, आपके एसी कहाँ थे, मरी के एसी कहाँ थे, डीसी पिंडी कहाँ था, कमिश्नर पिंडी कहाँ थे। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अगर वो इतना बड़ा डिजास्टर ना होना, इतनी गाड़ी अंदर ना जाने तो शायद ये ना होता। तो उसमें हमारी मैनेजमेंट की कमजोरी है कि मैनेजमेंट जो है ना, ये वजीर या हुकूमत का काम नहीं है, ये नीचे हुकूमती मशीनरी का काम है, उन्होंने देखना होता है। हुकूमत ने तो उनको एक अवार्ड किया होता है कि भाई ये आपका काम है, आप करें। ये हमारी मशीनरी फेल हुई है, हमारी जो इंतजामिया फेल हुई है, जो हमारे ब्यूरोक्रेसी वो फेल हुई है। तो इसका सदबाब तब ये होगा कि आइंदा से वाक़यात को रोकने का जो रिपोर्ट आई इस पर मैनुअल अमल हो और ऐसी एक पॉलिसी बनाई जाए। अब वो कह रहे हैं कि 8,000 गाड़ियाँ मरी में दाखिल होने देंगे, तो कोई ऐसा रिसर्च करके परमानेंट सेटअप कर दे कि इससे ज़्यादा गाड़ियाँ मरी में दाखिल नहीं होगी, बिल्कुल। और वो जो एक मशरूम ग्रोथ हो रही है ना बिल्डिंगों की और बड़े बड़े प्लाजों की, उसको रोकें और उसकी जगह अपना अगर उनकी गिराना पड़ता है तो गिराएं, लेकिन मरी को बचा लें और इंसानी जानों को बचा लें। बिल्कुल ठीक है सलमान, मैं एक बड़ी जरा हट के बात करना चाह रहा हूँ कि ठीक है गैर कानूनी बिल्डिंगें भी गिर जाएंगी, इंतज़ामिया भी अब अलर्ट हो जाएगी। आज बर्फबारी की पेशन गोई है मरी में दोबारा, इंतज़ामिया भी अलर्ट हो गई, सारा कुछ हो गया। जो मरी के मालकान हैं होटल के, उनका इंसानी रवैये को कैसे बदला जाए? देखिए, इंसानी रवैये जो है ना वो बदलते हैं या नहीं बदलते, ये एक अलग बहस है। असल सवाल ये है कि रियासत की, हुकूमत की वहाँ रेट होनी चाहिए और अपना सिस्टम जो है उसको रेगुलेट करें। आप कीमतों का खुद तयन करें कि जनाब ये होटल्स के किराए हैं, इससे जो तजावज़ करेगा उसके खिलाफ कानूनी एक्शन होगा, एक बात। और अपने पूरे सिस्टम को, जैसे अब इसमें कहा गया ना कि इतनी हज़ार से इतनी हज़ार गाड़ियां आगे नहीं जाएंगी, तो ये सारा सिस्टम रेगुलेट होना चाहिए। देखिए, लोगों के रवैये बदलें या ना बदलें, बाज़ औक़ात लोग कानून की हुक्मरानी के ताबे हो जाते हैं। जब कानून बन जाता है, अमल दरामद का शफाफ निज़ाम होता है, एहतसाब का निज़ाम होता है, जवाबदेह का निज़ाम होता है, तो जिसका रवैया बुरा भी होना शफीक साहब, वो भी ठीक हो जाता है। ये जो ड्राइवर पाकिस्तान में गाड़ियां चलाते हैं, जब दुबई में जाते हैं तो ठीक हो जाते हैं, क्योंकि वहां कानून की हुक्मरानी का परसेप्शन है। अच्छा, मैं एक लतीफ़े के तौर पर, आपको याद होगा एक बड़ा मशहूर प्रोग्राम चला करता था अलिफ नून है, उसके अंदर वो सड़कों पे ना कीले फेंक देते थे ताकि गाड़ियों के पंचर हो जाए और उसका बंद का कारोबार। अब मैं कल देख रहा था सोशल मीडिया पे, ये बाकायदा एक माफिया है, जैसे वो कुंडा माफिया था, इसी तरीके से एक माफिया जो सड़कों पे बाकायदा कीले फेंकता है। अच्छा, अब ये वही मैं कह रहा हूं कि अब ये बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, ये तो हो गई, कमेटी की रिपोर्ट आ गई। अगर इस कमेटी की रिपोर्ट का अमली नतीजा ये निकलना कि फलां का ट्रांसफर, फलां का ट्रांसफर, फलां का तबादला, फलां को इधर भेज दे, फलां को उधर भेज दे, तो इसका मतलब है हमने कुछ नहीं किया। असल काम ये है कि आप इनको, जो इसार कह रहा है कि कानून के कटहरे में लाएं, सख्त सजाएं दें और अपना मैनेजमेंट सिस्टम जो है, अब जैसे कहा गया कि मरी को डिस्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं तो फिर उसका पूरा मैनेजमेंट सिस्टम लेके आए। और ये याद रखिए, ये मामूली डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा, ये गैर मामूली डिस्ट्रिक्ट है जहां लाखों की तादाद में से आ जाते हैं। और शफीक ने उस दिन बड़ी अच्छी बात की थी, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि एडिशनल और मुतबादल जो है ना सियाहत के मकामात हैं उनको डेवलप करें, ताकि सारा जोर जो है वो मरी पे ना पड़े, लोग मुख्तलिफ जगह पे जाकर अपने आप को एंजॉय कर सकें। आलिफ साहब, आप तो इन इलाकों में गए हैं, आपने देखा है मरी के अलावा भी बहुत सारे स्पॉट हैं जिनको हम चाहे तो डेवलप कर सकते हैं। ये देखिए राणा साहब, डेवलप तो सबसे बड़ा तो स्पॉट जो है गिलगित बल्तिस्तान है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इतना बड़ा वाक़या इस्लामाबाद और रावलपिंडी के करीब हो गया है, तो वहाँ जो हमारे अदारे हैं वो कहाँ सोए हुए थे। ये है जिसको पाकिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, अब वो कहाँ थी जिसका सबसे ज़्यादा रोल बनता था जब ऐसा कोई हादसा पेश आया था। अदालत उसको जिम्मेदार भी करार दी जाती है। तो कल को खुदा ना करे अगर कोई वाकया जो है गिलगित बल्तिस्तान या दूर दराज स्पॉट्स पर किसी जगह पर हो जाएगा, तो फिर वहां पर क्या होगा। तो इस तरह मेरी तो एक इतला ये है कि अदारे एक दूसरे पर इंक्वायरी में जिम्मेदारी डालने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कमिश्नर है रावलपिंडी, जिनकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी थी, अब वो तो महकमा सेहत पर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि ये काम अदारों का है, ये इंतजामिया का काम है, डिप्टी कमिश्नर का काम है, कमिश्नर का काम है, असिस्टेंट कमिश्नर का काम है कि उन्होंने जो है वो हुकूमती रेट को वहां पर एस्टेब्लिश करना। ऐसा होता है हमारे जो बाबू लोग हैं ना, वो अपनी मराहत में रहते हैं और अपने एसी रूम में बैठे रहते हैं या सर्दियों में अपने गर्माइश वाले कमरे में बैठे रहते हैं और वहाँ से ऑर्डर जारी करते हैं। अब जो अगर ट्रू पब्लिक सर्विस है ना, आप एट द स्पॉट हो, अगर हमारी इंतजामिया, जैसे खालिद साहब ने कहा कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर रही, मैं नहीं, वो जिम्मेदार है। अगर ये फिर देखें, फिर जिक्र आता है बार बार, वो कहते हैं आप रिपीट करते हो, 30 साल से जो कुछ हुआ,
ये मरीज आज 3.5 साल में तो नहीं हुआ ना, ये 30 साल में ये बना है, 30 साल में यहाँ तक पहुँचा है। तो अगर इंतजामिया और चले माजी को छोड़ दो, आप आगे को बेहतर करें, क्या इंतजामिया जो है क्या उसको फाल किए बगैर या उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिए बगैर कि हमें सिफारिशात पे चलना चाहिए या इनके खिलाफ जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए? बिल्कुल। और माजी हुक्मरानों जो किया उस पर भी एक करें। बात ये देखें शफीक साहब कि अगर हम एक दफ़ा एग्जाम्पल सेट नहीं करते और एक दफ़ा हम ये एग्जाम्पल सेट नहीं करते कि जो जिम्मेदार है 24 लोगों की जान गई है और इंतहाई एक जिसे कहते हैं तकलीफ दे हालात में वो सारा कुछ सानिया हुआ। और मैं ये समझता हूँ कि जिसकी भी जिम्मेदारी थी, जिसकी भी नाहली और गफलत थी, एक दफ़ा ही शुड बी फिक्स। पता तो चले ना कि कौन जिम्मेदार है। जो ब्यूरोक्रेसी एक दूसरे के ऊपर चीज़ें डाल देते हैं, डाल के और वो मामले को ख़त्म कर देते हैं या वो इस तरह कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि तयन ही नहीं हो पाता। मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब और उनकी टीम का ये इम्तहान है जिसके अंदर उन्हें ये साबित करना है कि हमने किसी लाग लपेट के बगैर, किसी उसके बगैर हमने जो मुजरिम है उनके गले में हाथ डाला। जो बाबू साहब का कह रहे हैं, अगर इजाजत हो दूसरे के तौर पे मैं अगर बाबू साहब का कर ले दूसरे के तौर पे बाबू साहब का चूंकि वो हो गया, तो ये जो बाबू साहब लफ्ज कहाँ से निकला? जब अंग्रेज आए तो फिर एक ब्राउन साहिबान की एक वो तैयार हुई, वो उनकी तरह हैट पहनते थे, टाई लगाते थे, उसी तरह आते थे, तो अंग्रेज उन्हें कहते थे बाबू साहब। तो वो बड़े खुश होते थे कि हम बाबू हैं। तहकीक से पता चला कि बाबू नहीं था लफ्ज अंग्रेज, बाबून एक लफ्ज है। बाबून एक बंदर होता है जो बहुत तेजी से नकल करके चीजें सीख लेता है, ठीक है ना, और फिर वो उसी तरह कर लेता है। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो अब पाकिस्तान की है और उसकी वो पाकिस्तानियत उसमें मौजूद है, लेकिन उस ब्यूरोक्रेसी को ग्राउंड रियलिटीज़ पे खड़े होकर फैसले करने चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का आज एक कालम छपा बहुत ज़बरदस्त, रियासत मदीना और पाकिस्तानी मुआशरे की तश्कील, और पूरे अखबारात में उसने उसे कवर किया है और उसमें कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट, मैंने ये सारे इशू पे छोड़ के उस पर आ गया हूँ क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें वो कहते हैं कि देखें जी, रियासत मदीना की तश्कील के 5 बुनियादी असूल थे। एक तो तौहीद का असूल, कानून की हुक्मरानी, अवाम की अखलाकी तरबियत, इज्तिमाई तरक्की का ख्वाब और इल्म की बुनियाद पर मुआशरे की तश्कील। वज़ीर आज़म साहब का जो ये कालम है ये पढ़ने वाला है। इसको पढ़ने से आपको एक तो उनके विजन का अंदाज़ा होता है, एक ये कि हम कहाँ कहाँ लैग करते हैं पता चलता है। देखिए बिल्कुल इनका कॉलम देखें, इनके उन्होंने बिल्कुल रियासत मदीना के उनके खदो खाल उन्होंने बताया कि किस क्या होना चाहिए, बड़ी अच्छी एक तजावीज़ दी, उसमें बातें की उन्होंने। लेकिन जो असल में पता है, आप जो कह रहे हैं कि ये सारा ये रियासत मदीना की राह में रुकावट कौन है, रियासत मदीना को आज की बात नहीं है, ये 14 साल पहले आई। और रियासत मदीना का मतलब ये है कि आप अपने लोगों को इंसाफ और इंसाफ दें और फिर कोई आपको जो करप्शन और लूट मार इससे आप बाहर आएँ। और 30 साल से जो कुछ हो रहा है उसके आप देख लें। ये इमरान खान साहब ने ये कहा कि भाई आप इससे बाहर आए। मुझे तो ना इनके कॉलम को जंग ने जैसा डिस्प्ले दिया है ना कि ताकतवर मकार सियासतदान और माफिया कानून से बालातर रहने के आदि इदारों को भी कब कर जाते हैं। यानी वो रियासत मदीना के ये जो आज लेटेस्ट तारीफ ये है कि आप जो है ईमानदार हों, आपके इदारे ईमानदार हों, आप इदारों को करप्ट ना करें और करप्शन करके अपने जो अपना जेब ना भरें। बिल्कुल सही। ये जिस इन्होंने इशारा किया, क्रक इसका ये है कि भाई बंदे के पुत्र बन जाओ, आप इंसाफ करो, कौम की खिदमत करो, अवाम की खिदमत करो, अपनी जेबें ना भरो। बिल्कुल ठीक है सलमान साहब। और इमरान खान साहब का जो ये कालम है उसमें उन्होंने कहा जी जो निज़ाम का खून चूसने वाली है जो है ना, ये मुल्क से मुखलिस नहीं होते। वही बात जो हम कर रहे हैं कि आप दौलत कमा के बाहर जाके बैठ जाएं और अपने आप को कहें हम लीडर हैं। देखिए मैं इसको एक और कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो हुकूमतें आती हैं या शफीक साहब सियासी जमातें होती हैं, वो माशरे की तश्कील नौ के ऊपर उनकी तवज्जो कम होती है। वो हुकूमत करती हैं, हुकूमत के अंदर जो है जायज़ नाजायज़ जो भी वो करती हैं, उनकी तवज्जो नहीं होती कि सोसाइटी को रीबिल्ड कैसे किया जाए। असल में पॉलिटिक्स जो है या जमहूरियत जो है वो तो सोसाइटी की फॉर्मेशन का नाम है ना, सोसाइटी की तश्कील नौ का नाम है ना, सोसाइटी के अंदर वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात है। अब इसके अंदर जो देखिए ना 3 बातें उन्होंने बड़ी की हैं। एक बात तो जिसका अभी आपने जिक्र किया कि इल्म की बुनियाद पर और टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर, यानी वो कहते हैं कि अगर आपने आगे बढ़ना है तो
तो अपनी बुनियाद जो है वो इल्म और टेक्नोलॉजी को बनाना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात उन्होंने की कि वो जो आपने जुमला अदा किया है कानून की हुक्मरानी का तस्वर, अब देखिए हमारे यहाँ ये आम आदमी के पास भी चले जाएं, उससे आप पूछेंगे ना, वो कहेगा जी इस मुल्क में दो कानून है, एक ताकतवर के लिए, एक कमजोर के लिए, नवाज शरीफ साहब के लिए कुछ और है, फलां के लिए कुछ और है। ये दूसरी बात है। और तीसरी जो बात जिसपे मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात उन्होंने की है वो है इस कौम की अखलाकी तरबियत। यानी हम वो जो मैं बार बार कहता हूँ ना, एक हजूम से एक कौम बनने का जो अमल है, तो मैं समझता हूं कि ये एक उन्होंने अपना विजडम दिया है इसको, और इस पे बहस होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता ये हतमी बात है, सोसाइटी का जो इंटेलेक्चुअल है वो इसके ऊपर डिस्कोर्स पर बात करे और इसको इंश्योर करे कि किस तरीके से हम इन चीजों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। कॉलम में एक जगह इमरान खान साहब ने लिखा है कि अरबों डॉलर की लूट मारने आज हम इस नहज पे अवाम को पहुँचाया, और जो हमारे शहरियों को अपने मामलात में हाथ खींचने और एक दूसरे के लिए सखी होना पड़ेगा। अगर मैं जो अभी मरी के जो तनाजुर में बात कर रहा था, इस बात को इस तरह लें कि हमें बतौर सिला रहमी ख़त्म होता जा रहा है। ये राणा साहब मैं आपको बताऊं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस तरफ निशानदेही की है कि हमारे जो साबिक़ हुक्मरान हैं जो वहाँ लंदन में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें सज़ाएँ हो चुकी हैं, उनके ख़िलाफ़ केसेस हैं, अब वो 30 साल तक जो हैं वो ख़ुसूसन पंजाब और पाकिस्तान में उनके हुक्मरानी किसी न किसी तरह उसमें शामिल रहे हैं। तो उनके साथ यहाँ पर जो मुख्तलिफ़ किस्म के माफियाज हैं, कब्ज़ा ग्रुप हैं, दूसरे जो लोग हैं, उन्होंने अपने मफादात उनके साथ जो हैं अब वो जोड़ रखे हैं। तो वज़ीर आज़म की इस तरफ निशानदेही है, और दूसरा वज़ीर आज़म ने इस अज़म का भी इजहार किया है इसमें कि वो किसी सूरत उनका जो करप्शन के खिलाफ है, जिस पर वो 3.5 साल से कारबंद है, उससे किसी सूरत वो पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल ठीक है साहब। ये जो रास्ते मदीना है ये आपके मेरे लिए नहीं, ये तो पूरी कौम के लिए ना। बिल्कुल ऐसे तो क्या जो आप जो 30 साल से खालिद साहब जिक्र किया है, वो लूट मार के बाहर चले गए, वो भी मुसलमान हैं, क्या उन्हें ख्याल नहीं आता? बात तो करते हैं दीन की, और वो कुछ रास्ते मदीना के जो उसूल हैं उस पर को अमल करें और जो पैसा लूटा वापस लेके आए। कैसे लेके आएंगे भाई? उन्होंने लूटा इसलिए कि वो ना लेके आए। और दूसरी चीज़ ये कि रियासत मदीना की एक चीज़, हम गुनाहगार लोग हैं, मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ, अवाम का मसला ये है कि अवाम हुक्मरानों में हज़रत अली करमल्लाह वजह तलाश करते हैं, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तलाश करते हैं, हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तलाश करते हैं, हज़रत उस्मान गनी को तलाश करते हैं, लेकिन अपने किरदार में किसी सहाबी को नहीं तलाश करते। हम हुक्मरानों के अंदर तो खलीफतुल मुस्लिमीन तलाश करते हैं, लेकिन अपने किरदार के अंदर कभी हमने वो सहाबी तलाश करने की कोशिश ही नहीं की जिससे रियासत मदीना बनती है। रियासत मदीना सिर्फ हुक्मरानों से तो नहीं बनी थी, रियासत मदीना तो सहाबा के किरदार से भी बनी थी। तो हम अपने किरदार को तो करते नहीं, हम सारे मरी के वो होटल मालकान हैं जो सिर्फ बर्फ पड़ने का इंतजार करते हर जगह के ऊपर, हम वो लोग हैं। सो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने रियासत मदीना बनानी है तो हमें मिलके बनानी होगी ना, करेक्टर वाइज। ये राणा साहब मरी के जो ताजर हैं उन्होंने हड़ताल की है, शटर डाउन किया है कि जितने दिन बंद रहा है वहाँ पर सियाहों की आमद, तो उन्होंने तो बड़ा अपना प्रोटेस्ट किया है इस पर। बिल्कुल ठीक जी। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, कुछ चीज़ें तिश्ना रह गई जी, बात नहीं हो सकी, ओमिक्रॉन पे बात नहीं हो सकी, तेज़ी से बढ़ रहा है। अब भारतीय हुकूमत ने श्रीनगर प्रेस क्लब पे कब्जा किया, अनफॉर्चुनेटली हम उस पर बात नहीं कर सके। रोज़नामा डान का इदारिया था और उसमें न्यू सिक्योरिटी पॉलिसी, जो मुआशी सिक्योरिटी की एक नई सोच और फिक्र के ऊपर बात हुई, वो हम नहीं कर सके। और ज़िंदगी रही तो कल फिर इस पे बात होगी, और इंशाल्लाह ताला हम आपके पास कल हाजिर होंगे। जाते जाते मरियम साहिबा ने एक ट्वीट किया, पीछे मुड़वे ढोला तेरी लोड पै गई नवाज शरीफ के लिए। लोड तो बहुत अरसे से पड़ी हुई है, अदालतों को लोड पड़ी हुई है, इन रियासत के इदारों को पड़ी हुई है, जहाँ जो जिनके लिए आप मतलूब हैं, इस कौम को आपकी लोड है, जिनके पैसे लेके आप चले गए। आए तो सही एक दफ़ा।